हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, थोड़ा आने में डिले हुआ, थोड़ा नेटवर्क इशू था मौसम की वजह से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर आज मैं यूनिट जो लेकर आई हूँ वो है एनवायरमेंट की। ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चंस आज आप लोग देखने वाले हो, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ क्वेश्चन है हमें ऐसे पढ़ने हैं। यहाँ से आज आप टेस्ट भी दोगे, यानी एक तरीके का मॉक टेस्ट भी होगा यहाँ पे, एक तरीके का रिवीजन भी होने वाला है। तो जल्दी से सब लोग यहाँ पर लाइव आ जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के आप देखने वाले हो। साथ ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिसके थ्रू आपको मान लीजिए उससे मिलते जुलते कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। बाकी जो भी वीडियो को लाइक और शेयर करेगा उसको ये कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाली है। तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि सब लोग इसको ज्वाइन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन पीवाईक्यू, जो इन्वायरमेंट में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, आंसर करना शुरू करिए अब। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाल ही में किया गया संशोधन इसमें से कौन सा है? टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था आज मौसम की वजह से, इसी वजह से थोड़ा डिले हुआ। तो थोड़ा सा जल्दी से आंसर करिए। द लास्ट अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज किगली अमेंडमेंट, नैरोबी अमेंडमेंट, कोपेनहेगन अमेंडमेंट या बैंकॉक अमेंडमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही है, यानी किगली अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट होगा, 10 मिनट में ही हम लोग इस क्लास को फिनिश करेंगे। तो फटाफट आंसर करते चलिए। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 2, 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लेंगे आज की क्लास में। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते जाइए और आंसर करते जाइए। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण के लिए जो अधिनियम लाया गया था, तो उसे हम किस नाम से, किस ईयर में लाया गया था? 30 सेकेंड्स कंप्लीट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी 1986। करेक्ट आंसर है 1986। 1986 में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 तथा जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं, तो वो एक्ट लाया गया था बायोडाइवर्सिटी 2002 में। और आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जो एक्ट था वो लाया गया 1986 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। क्वेश्चन नंबर 3, मैचिंग है और इस मैचिंग को सॉल्व करना है आपने। आंसर शुरू करिए। एरिया दिया है और उसमें कितना जो नॉइज है उसका परमिशन लेवल दिया गया है कि रेसिडेंशियल एरिया है तो उसमें कितना होना चाहिए, साइलेंट जोन में किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया और कमर्शियल एरिया। सबको प्रॉपर दिख रहा है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, प्रॉपर सबको विजन आ रहा हो तो। और आंसर करते चलो इस क्वेश्चन का। तो कितना होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? आवासीय क्षेत्र, जिसे हम रेसिडेंशियल एरिया कहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया का जो रहता है वो है 55 डीबी। ऐसे ही दिन का अलग होगा और नाइट का अलग होगा, ठीक है। जो शांत क्षेत्र है यानी साइलेंट जोन होता है, वहां पर कितना है? 50 डीबी। डीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बता दीजिएगा। इंडस्ट्रियल एरिया है तो इंडस्ट्रियल एरिया में कितना है? 70 डीबी। और व्यापारिक क्षेत्र, जो कमर्शियल एरियाज होते हैं जैसे ऑफिसेस वगैरह हो गए, तो वहां कितना होगा आपका? 65 डीबी। डीबी का फुल फॉर्म डॉब्सन, डीबी का फुल फॉर्म डॉब्सन।
नॉइज मापने की, नॉइज मेजरमेंट करने की इकाई माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन, यहां पर ये चीज ध्यान रखिए, इनमें से क्वेश्चन आपके आएंगे क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। और इस बार भी आपके एग्जाम में जून में आया था ये वाला क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन। किसको किसको जेआरएफ चाहिए भाई? क्वेश्चन नंबर 4, ये मत सोचो कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सोचो आज मेरा एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और ये क्वेश्चन आ गए तो सही आंसर क्या करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? प्रकाश रासायनिक धुंध जिसे हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, VOC ओजोन 3 यानी O3 और पेराक्साइल नाइट्रेट। पेन का फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, इस बार भी एग्जाम में आया है। चाहे तो अपना क्वेश्चन पेपर 18 जून का उठा के देख लीजिए, 18 जून के क्वेश्चन पेपर में पेन का फुल फॉर्म पूछा गया है, फोटोकेमिकल स्मोक पूछा गया है कि ये क्या चीज होती है। उसके अलावा इससे क्या चीज हो सकती है? आंखों में जलन हो सकती है इसके द्वारा। धुंध होती है तो धुंध में क्या होगा? आंखों में जलन होगी जब धुआं जाएगा। तो यहां पर सही क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने आंसर करिए। वन जैव विविधता संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर आप कहोगे कि मैम ये सारी चीजें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, मैचिंग में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो आपके इन्वायरमेंट से जुड़े हो या वो आपके, हम अगर बात करें रिसर्च से जुड़े हुए हो, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट चाहे रिसर्च के हो या आपके इन्वायरमेंट के पूछे जाते हैं। तो भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता, भारतीय वन प्रबंधन है भोपाल में, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें भी डाउट लगे कि यहाँ पर ये कैसे होगा उसको एक बार सर्च कर लो। बेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषकों का प्रबंधन। किससे संबंधित है? प्रदूषकों के प्रबंधन। बेसल कन्वेंशन हो, रोटरडम कन्वेंशन हो, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो, रिलेटेड है पॉल्यूटेंट से। बेसल सम्मेलन खतरनाक अवशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि है। कब की गई थी? 22 मार्च 1989 में। रोटरडम कन्वेंशन 1998 में और रोटरडम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों के आयात से संबंधित साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए
बहुपक्षीय संधि है। स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थायी कार्बन प्रदूषक पर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हस्ताक्षर किया और लागू कब से हुआ? 2004 में। मैम ये वाले क्वेश्चंस इतने लेंदी पढ़ने जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी है। पढ़ो या ना पढ़ो, एग्जाम में तो आएंगे ही, चाहे वो स्टेटमेंट 1 हो स्टेटमेंट 2। टाइम कम है, जितनी भी चीजें दी जा रही हैं अब आपके हाथ में है। चाहो तो इजी तरीके से निकल जाओ और चाहो तो अच्छे तरीके से निकल जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएंगे, जिन्होंने अभी प्रीवियस एग्जाम दिया है उनको पता है कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको तो सिर्फ इतना ही करना है कि बस यहां से देख करके क्वेश्चन का आंसर करो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो। कोई बात नहीं सुमन, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा इस समय बारिश की वजह से नेटवर्क गड़बड़ रहता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा नेटवर्क सही हो जाए देन मैं क्लास लूं, है ना, ताकि कोई क्लास बीच में खराब ना हो। भारत निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कितनी गैसेस होती हैं? ग्रीन हाउसेस गैस कितनी होती है? 6 टाइप्स की होती है। इनमें से ऐसी कौन सी है जो उसमें शामिल नहीं है? तो सही आंसर है डी, ऑर्गन। जबकि ऑर्गन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी है। आपसे अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोगों ने आंसर करना है उस क्वेश्चन का। आपको पता है रामसर समझौते के बारे में? रामसर क्या चीज है? तो रामसर साइट से अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2024 के डेटा में रामसर कितनी साइट्स है, कौन बता पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में? रामसर साइट होती क्या है? कौन बता सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? 82, वेरी गुड लव कुश, सही आंसर है 82। 82 है। होता क्या है, ये वेटलैंड्स है, जैसे कि दलदली भूमि जिसको हम कहते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है आपका, दलदली भूमि जिसको हम कह सकते हैं, है ना। जैसे आपने देखा हुआ दलदल होता है, जहां पे गीली भूमि होती है ना, ये वही रामसर साइट्स होती हैं, दलदली भूमि होती है ये। फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया। अगर आपसे पूछी जाए फर्स्ट कौन सी है, तो फर्स्ट में क्या आंसर करेंगे? फर्स्ट रामसर साइट तो उड़ीसा में चिल्का झील। नोट कर लो, टाइम कम है अब, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको ध्यान रखो। और केवल देव नेशनल पार्क इन राजस्थान, दूसरी है राजस्थान जो कि पहली मानी गई, केवल देव। ठीक है, केवल देव याद रखना। ये दोनों ऐसी साइट है जो इंडिया में फर्स्ट रामसर साइट मानी गई। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, कौन सी स्मॉल है, आर्द्र भूमि, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है और पढ़ना है, थोड़ा सा गूगल पे सर्च मार लियो, ठीक है। भरतपुर राजस्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे इस बार भी यहां से क्वेश्चन आया है। टाइम स्टार्ट कर रही हूं, अब आंसर करिए। एसडीजी, एमडीजी कितने गोल हैं इस बार पूछे गए थे एग्जाम में? एसडीजी 10 में क्या है? एसडीजी 13, एसडीजी 4, एसडीजी 15। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? एजेंडा 30। किसको? एसडीजी को। याद रख लीजिएगा अगर आए। एसडीजी का फुल फॉर्म जल्दी से बताते जाइए जरा।
इसका टाइम पीरियड कितना रखा गया था? एक है एमडीजी, एक है एसडीजी, दो चीज है। 2030 का एजेंडा इसको माना गया। 5 पिलर्स ऑफ एसडीजी। टाइम पीरियड बता दीजिए, 5 पिलर कौन कौन से हैं एसडीजी के? पीपल, प्लेनेट, और बताते जाइए। कहीं से भी इस समय एनटीए पूछ सकता है। प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। 5 पिलर एसडीजी के। टाइम कितना है इसका? 2015 से 2030 तक का टाइम है। 2015 से शुरू हुआ 2030 तक। तो एमडीजी का टाइम कितना है? एसडीजी में 17 गोल है। 2015 30, एजेंडा 30। वेरी गुड जॉब। और भी क्वेश्चन बन सकता है क्या यहाँ से? एसडीजी से और कोई क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से? अच्छा, और नहीं बन सकता? पक्की बात है? अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूं, पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखा देती हूँ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर दूसरा एक क्वेश्चन और आता है। 5 आर और 5 आर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अब इस 5 आर का क्या मतलब है, यहां से क्वेश्चन आता है कि नहीं? रिफ्यूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस, रिसाइकल। ये वाला क्वेश्चन आया है कि नहीं, एक बारी जल्दी से थम्स अप कर दो। एजेंडा 30 इसको एजेंडा 30 भी बोलते हैं नाज, ठीक है? एजेंडा 21 अलग हो गया है, ये एजेंडा 30 होता है। यहां पर ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई 5 आर के बारे में, 5 आर कौन से हैं? सेम ऐसे ही 7 कीज भी होती है इसकी। 3 पी, 5 पी, 5 रूल्स, इस तरीके की चीजें आती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं ना, इसको पढ़ लेना कि 5 आर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अब एसडीजी 10 की बात करते हैं, तो एसडीजी 10 में आएगा असमानताओं में कमी। एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई। एसडीजी 14 जल के नीचे जीवन और भूमि पर जीवन। प्रश्न में जलवायु कार्रवाई की जगह पे जलवायु परिवर्तन दिया गया है, जो कि गलत है, तो उसको आप लोग सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करना शुरू करिए अब। ओजोन परत के ह्रास का कारण इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम कहें ओजोन का जो फॉर्मूला है वो बताइए क्या होगा? अब इजी क्वेश्चन है, अब बताना है ओजोन का फॉर्मूला। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि ये कहां पर कौन सी जगह पे पाई जाती है? वायुमंडल में ये कहां पे कौन सी जगह पे पाई जाती है वायुमंडल में?
देखो अगर इन क्वेश्चन का आंसर कर लोगे तो फिर तो 100% है। स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, कौन बताएगा? आंसर करते जाइए। सही आंसर स्ट्रेटोस्फेयर बिल्कुल सही है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्ट्रेटोस्फेयर, या जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला O3। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है ये। ओजोन मंडल का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? ओजोन शील्ड नाम है इसको। अगर मान लीजिए ओजोन लिख दें, ओजोन शील्ड लिख दें, तो सेम सेम चीज हो जाएगी। ओजोन शील्ड भी इसी को ही कहा जाता है। ओजोन को मापना हो तो कैसे मापेंगे? ओजोन मेजरमेंट यूनिट, ओजोन को मापते किससे है? डॉब्सन इकाई से मापते हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि किस यूनिट से हम ओजोन को मापते हैं। डॉब्सन इकाई हो गई। कितना मापते हैं हम पीपीएम में? तो 0.08 पार्ट पर मिलियन। 0.08 पीपीएम। कभी कभी पीपीएम का फुल फॉर्म आता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रखिएगा, बीच बीच में से कई क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताए जा रही हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके आते हैं। तो भाई वीडियो को बिना कहे लाइक कर दिया करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी अगर हम ओजोन लेयर की डिप्लेशन की बात करते हैं तो आपकी हो गई एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, प्लास्टिक, इन सब में पाई जाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको बताना है अम्ल वर्षा के बारे में। एसिड रेन में, अगर एसिड रेन होती है तो इनमें से किसकी वजह से होती है? एसिड रेन का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे जिनको भी अच्छा लग रहा है और समझ में आ रही है चीजें, और नई चीजें भी समझ में आ रही हैं इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो ऑप्शन सही है 2 and 4 ओनली। 2 and 4 का क्या मतलब है? हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड आपका सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और आपका सल्फर डाइऑक्साइड, पृथ्वी के वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता के कारण अम्ल वर्षा, या हम कह सकते हैं एसिड रेन होता है। इनका फॉर्मूला है SO2NO2। जहां पे भी SO2NO2 लिख के आ जाए, जलवाष्प आ जाए, वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। जब ये जल पृथ्वी पर गिरता है तो ये बहुत हानि पहुंचाता है, और ये क्या कहलाता है? एसिड रेन या अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने का इनमें से ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो है ही नहीं?
चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी, स्पेस रिसर्च इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि बाकी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। संधारणीय सतत विकास लक्ष्य 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किए गए थे। कब किए गए थे प्रस्तावित? रिकमेंड किया गया था 2012 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूपरेखा अपनी दुनिया में बदला, टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा स्वीकार किया अगले 15 साल के लिए। तो एसडीजी का जो टाइम पीरियड है 2015 से 30, जो टारगेट यहाँ पे लक्ष्य है, जो गोल है 17 है, टारगेट है 169, प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक, जिसमें कि अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन का आंसर करिए। दिवस दिए गए हैं यानी कि डे, और उस डे पर कौन सा इवेंट है उसके बारे में यहां पर क्वेश्चन। आज संदीप थोड़ा क्लास डिले हुआ था, तो आज मेरे ख्याल से जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है 9:50 के अराउंड स्टार्ट हुई है। कल मैं कोशिश करूंगी जल्दी क्लास लेने की, और कोशिश करिएगा, कल हो सकता है मैं कल 11 बजे भी मॉर्निंग में क्लास ले सकती हूँ, तो 11 बजे भी प्रिपेयर रहिएगा। और कोशिश करूंगी कल 7:30 से 8 बजे की क्लास हो जाए, जिससे कि आपका टाइम भी सही रहे और हमारा टाइम भी, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा टाइमिंग का इश्यू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, कल मॉर्निंग में भी क्लास हो सकती है, उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे नजर रखनी है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कोई क्लास मिस ना हो। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव दिवस, 29 जुलाई बाघ दिवस और 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। क्वेश्चन नंबर 30, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले और असर्शन रीजन वाले आएंगे। ठीक है, तो हर तरीके का आप क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करिए। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, यानी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्या चीज होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। पर्यावरण अपकर्ष या पर्यावरणीय अवनयन से जो तात्पर्य है वो क्या है? पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण में विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन होता है, और अपकर्ष के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलाप प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक और विश्व स्तर पर पर्यावरण का ह्रास होता है। यानी कि क्या होता है कि जहां पर उसका नुकसान होने लगता है, किसका? पर्यावरण का, तो पर्यावरण डिग्रेडेशन यानी उसका नुकसान। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया? थैंक यू एग्जाम विद बीके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2010। चलिए ठीक है, हमने मान लिया एनजीटी का 2010 में स्थापना हुई। ठीक है, दूसरी चीज, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जल्दी से आंसर करिए। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है इसका? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है?
ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं? तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, क्या है ये? स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है ये, एनजीटी। कौन सी जो है अगर हम बताएं कि मंत्रिमंडल किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है एनजीटी? कोई बता सकता है किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जबकि हम लोग जनरली क्या सोचेंगे कि इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएगा, लेकिन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और एक और है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ये दो मिनिस्ट्री के अधीन आता है, दो मिनिस्ट्री, दो मंत्रालय के अधीन आता है एनजीटी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर 2010। 14 के बाद 15, दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य इनमें से कौन सा है? जैविक राज्य की बात की गई है। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। क्या सही आंसर है? सिक्किम सही आंसर है। और अगर हम कंट्री की बात करें कि पहली ऐसी कंट्री, फर्स्ट कंट्री जहां पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक खेती होती है, तो वो है भूटान। और अगर हम प्रदेश की या राज्य की बात करते हैं तो वो है हमारा सिक्किम। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को किसने जो है बढ़ावा दिया या इंट्रोड्यूस किया? तो सुभाष नाम है, सुभाष पेलकर नाम है इनका, सुभाष पालेकर। इन्होंने ऑर्गेनिक खेती को इंट्रोड्यूस किया कहां पे? आपके इंडिया में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। सही आंसर इस क्वेश्चन का पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1997। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, रियो सम्मेलन जिसको कहा जाता है, उसके 5 साल के बाद पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन हुआ 1997 में। तो ये दोनों ही ईयर याद कर लीजिए। कहाँ हुआ? अमेरिकी शहर के न्यूयॉर्क में हुआ। पहला कहाँ हुआ था? रियो में, रियो डी जेनेरियो जो जगह थी वहां पे। इस पृथ्वी सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ विकास के लिए सतत व्यापक कार्यकारी योजना यानी एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करना था। रियो सम्मेलन को एजेंडा 21 भी कहते हैं। रियो सम्मेलन जो था उसको हम लोग कहते हैं, रियो समिट को हम कहते हैं एजेंडा 21। अर्थ समिट भी इसे ही कहा जाता है।
ठीक है। एक आता है सीओपी के बारे में, कॉप, कॉप के बारे में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म बता सकता है? कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। अब तक कितनी कॉप सम्मेलन हुए हैं? कितने हुए? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, बिल्कुल सही। बता सकते हैं कि ये कॉप सम्मेलन, कितने कॉप समिट हुए हैं अब तक? पहला कब हुआ था? 28 हो चुके हैं। 28 हुए हैं बर्लिन में कॉप सम्मेलन। 20, अच्छा 29 होगा। 29 कहां पे हुआ है? कॉप 29 कहां पे हुआ है? फिर जल्दी से बताना जरा। कॉप 29, 29 2024 में अजरबैजान में होने की बात हुई है। कब हुई है? हो गई है मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, 2024 में होना था ये, ठीक है, 2024 में कॉप 29 होना था। कहां पे? अजरबैजान जो जगह है, ठीक है। आई थिंक हो गया है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बट हाँ कॉप 29 होना था बाकू अजरबैजान में। कॉप 29, तो अब तक कितनी हो गए हैं? 29 हो गए हैं। 29 हो गए हैं। अभी हुआ है कि नहीं हुआ एग्जैक्टली मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट 2024 में कही गई है कि ये जो आपका कॉप 29 है अजरबैजान में होगा, बट एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है। सितंबर में होना है, आई थिंक नवंबर में होने की ही बात हुई थी। ठीक है, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, गूगल पर भी एक बार सर्च कर लेना, तो क्लैरिटी थोड़ी मिल जाएगी आप लोगों को। तो 29, कॉप 29 अभी तक की जो है बात करी जाए, 28 हो चुकी है, 29 नहीं हुई है। 29 होगी नवंबर में। तो अगर हम बात करें कि कंप्लीटेड कितनी है, तो 28 कॉप कंप्लीटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल से 15 सेकंड लगने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। रियो 20 किसके लिए एक संक्षिप्त नाम है? अट्ठाईस हुआ है, 29वां प्रस्तावित है, बिल्कुल सही। बाकू में होगा, बिल्कुल सही है विनोद, ठीक है ना। वही मैंने कहा, अगर 29 हुआ तो एटलीस्ट पता लगता, बट थोड़ा वहीं कंफ्यूज हो गई मैं। रियो किसके लिए एक संक्षिप्त नाम है? क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर है बी, धारणीय विकास। धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो 20 20 साल बाद हुआ था। 2012 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के 20 साल बाद 2012 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया। इसे रियो 20 भी कहा जाता है। रियो 20 के बाद में जो शीर्षक था, शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, घोषणा जारी की गई। किसमें? द फ्यूचर वी वांट है शीर्षक में, जिसमें धारणीय विकास पर बल दिया गया। ये रिपोर्ट भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि कौन सी रिपोर्ट या कौन से टाइटल या कौन से शीर्षक में बोला गया। तो रियो 20 द फ्यूचर वी वांट, धारणीय विकास का सिद्धांत। धारणीय विकास का सिद्धांत लाया कौन था? ब्रटलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके अंतर्गत आया? ब्रटलैंड के अंतर्गत आया। ठीक है, ब्रटलैंड याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सितंबर 22-23 में होनी है ना आज? चलो देखते हैं भाई, सितंबर भी आ रहे हैं चलो आंसर करो जल्दी जल्दी से, एजेंडा 21 के बारे में।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम कहेंगे सतत विकास। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? Who has propounded the concept of limit to growth? यूनेस्को का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। फटाफट आंसर करिए इस क्वेश्चन का। यूनेस्को की स्थापना कहां पे हुई थी? कौन से ईयर में हुई थी यूनेस्को? बता सकता है कोई? 1945 में। कहां पर हुई थी? लंदन, यूके में। ब्रटलैंड कमीशन, ब्रटलैंड आयोग, जैसा कि आपको बताया, धारणीय विकास के लिए था। यूनेस्को का फुल फॉर्म कोई बताएगा? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? जिंग क्वी। डायरेक्टर जनरल। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, सही आंसर यहां पे आपका है ऑप्शन नंबर 1, क्लब ऑफ रोम। ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सही क्वेश्चन नंबर 1। 20 क्वेश्चन नंबर, अभी अभी इसका आंसर आप लोग पढ़ चुके हैं। वेरी गुड सुमन। यूनेस्को का संविधान 1945 में लंदन में अपनाया गया, यह 1946 में लागू किया गया। वेरी गुड जॉब। बस ऐसी ही चीजें आएंगी। अब यही क्वेश्चन वो आपको स्टेटमेंट में दे सकते हैं, यही क्वेश्चन वो मैचिंग में उठा के दे सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी अभी आपने पढ़ा था तो सही आंसर है इसका 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण, अभी अभी पढ़ा था भाई आपने, संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा प्रारंभ हुई। वह प्रतिवेदन था अवर कॉमन फ्यूचर। इस क्वेश्चन का सही आंसर अवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 20, सही आंसर बी। 21, नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्हाट इज नेट जीरो? सिर्फ नेट जीरो ही नहीं आता है, जीरो बजटिंग भी कभी कभी आता है एग्जाम में। नेट जीरो भी आता है, जीरो बजटिंग भी आता है। नेट जीरो का लक्ष्य 2050 तक। जीरो बजटिंग यानी जहां पे क्या होता है, एक जीरो बजटिंग होती है, एक जेंडर बजटिंग भी होती है। ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब। नेट जीरो, जीरो बजटिंग, जेंडर बजटिंग, जहां पे लड़कियों और लड़कों को बराबरी पे सारी चीजें करने का, चाहे वो आपका जो है कैरियर के क्षेत्र में हो, चाहे सारी चीजें, मतलब समानता लाने के लिए, जेंडर में समानता लाने के लिए जेंडर बजटिंग लाई गई। जय हिंद भारती। क्वेश्चन नंबर बेटा 21, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर, इसका अभिप्राय किसी देश के उत्सर्जन की क्षति पूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण अवशोषण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, कौन सी एजेंसी इसको लेकर आई? इसको लेके आई आईईए, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। शुद्ध उत्सर्जन, शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो रोड मैप जारी किया, नेट जीरो 2050
यह विश्व का पहला व्यापक ऊर्जा रोड मैप है। किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति की वातावरण से ग्रीन हाउस गैस का निराकरण अवशोषण होगा। क्वेश्चन नंबर 22, टाइम स्टार्ट हो गया है, आंसर करिए। यूएनएफसीसीसी यानी यूएनएफ ट्रिपल सी कॉप 26 में भारत के द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या चीज सही नहीं है, यानी क्या कहा गया। सेम ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हमारा जो सोलर एनर्जी है वहां पे इंडिया का क्या है ना, क्या टारगेट है, या हम कहें कि उससे हमारा कितना हमें पाने का लक्ष्य है। सेम ऐसे ही विंड एनर्जी से क्वेश्चन आता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब चीजों से। न्यूक्लियर एनर्जी इस समय सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, न्यूक्लियर एनर्जी। 22 का सही आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% अक्षय ऊर्जा से अर्जित करेगा। कॉप 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 31 अक्टूबर 2021 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया। कहां कॉप 26 हुआ, याद रखिए। आपसे मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। एक तरफ कॉप मीटिंग्स या सम्मेलन होंगे और कौन से, या तो ईयर होगा या फिर कौन सी लोकेशन पे हुआ। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पर 2030 तक भारत की बात की गई तो गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जाओं को 500 गीगावाट तक बढ़ाना, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 1 बिलियन टन तक की कमी करना, 2030 तक भारत की 50% अक्षय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा आवश्यकता पूरी करना, 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% अधिक की कमी लाना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। किसके लिए बात करी जा रही है, भारत के लिए। तो ये जो टारगेट है मैं यहाँ पर स्टार दे रही हूँ, इनको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेना क्योंकि यहां से आ सकता है क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन नंबर बस कंप्लीट करने वाले हैं। 23 आंसर करिए। किन्हें भारत की हरित पहल के रूप में माना जाता है। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। बिल्कुल भी नहीं छोटी, जो मैं पढ़वा रही हूँ ना इस समय, जितनी भी अभी ये क्लास हुई है, इस क्लास की ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगी। तो इस समय जितनी भी आप चाहो टेलीग्राम से ले सकते हो, जो डेली क्लासेस हो रही है, क्योंकि वहां पे मैं इंपॉर्टेंट ये नोट्स ही है जो आपके साथ शेयर करती हूँ, यानी क्लास के साथ आपको ये पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो बस आप इनको पढ़ते रहो। बाकी चाहो तो अभी टाइम है, बुक पीडीएफ अवेलेबल है वाईसीटी की, कहां पे, हमारे टेलीग्राम फाइल सेक्शन पे, तो वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर। 23 का सही आंसर डी यानी 1, 2 एंड 3 बिल्कुल सही है। नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन आर&डी फॉर क्लीन कोल टेक्नोलॉजी और नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम, बहुत सही। 24 क्वेश्चन नंबर, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। बिल्कुल बिल्कुल डेली पीवाईक्यू करो, एमसीक्यूज करो, ठीक है। कल मैं मॉर्निंग में भी क्लास ले सकती हूँ, इसलिए आप लोग मॉर्निंग के लिए भी रेडी रहना जरा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ई वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ये जो वेस्ट है ना, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं है, क्योंकि वेस्ट इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक है एनटीए का। कहते हैं ना कि मैम कौन से टॉपिक पढ़े जहां से आ सकते हैं, तो वो यही है ट्रेंडिंग टॉपिक। डीआई से डरने का नहीं, डीआई का भी मैं शॉर्ट मॉक टेस्ट करवा दूंगी। बस क्या चीज करना है आपको कि कॉपी पेन से लेके बैठना है जब भी क्लास हो। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आप लोग। 24 का सही आंसर है सी, जैव विविधता अधिनियम डाइवर्सिटी 2002, ई अवशिष्ट या ई वेस्ट की बात करें तो 2011, परिसंकट में अवशेष हजारस वेस्ट 2008 और नगर पालिका ठोस अवशिष्ट प्रबंधन 2000। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। 25 क्वेश्चन नंबर, जैव विविधता को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। हजारस 2008, वेरी गुड।
कल PYQ में मैं DI की क्लास ले सकती हूँ क्योंकि टाइम नहीं बचा है अभी, ठीक है ना। तो कल क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व करवाऊंगी उसमें ज्यादा से ज्यादा DI होंगे। आज एनवायरमेंट है, कल DI हो सकता है, DI रीजनिंग, ठीक है। जुल्फी ने कहा है डी, बिल्कुल सही बात है बेटा, डी बिल्कुल सही आंसर है। प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली पादपों व जंतुओं की बहुलता, यानी जहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंट स्पेसीज पाई जाती हैं वहां पर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी। 25 के बाद खत्म काम, टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे। लेकिन मिलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, जल्दी से सपोर्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर PDF ही नहीं बल्कि आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो दिसंबर 2024 की तैयारी, तो आप ये 299 का वन टाइम पेमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो। वन टाइम है, यानी एक ही बार आपको करना है। कब तक वैलिड है ये, दिसंबर का पूरा बैच इसी से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ ना तो सिर्फ दिसंबर 2024, आपका ये जो री एग्जाम होगा ना, ये भी इसी में ही इंक्लूडेड है, अलग से कुछ नहीं करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है कि हम प्रॉपर सब चीजें मैनेज कर पाए, ठीक है। 299 आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक ही बार आपको देना है और दिसंबर तक आपको फिर कुछ भी नहीं देना है। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, डेली क्विज, PYQ, PDF नोट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, या अगर कोई क्वेरी हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पर भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।